25 जनवरी 2018 सुबह का एक नॉर्मल दिन। इंडिया के लाखों लोग अपने काम में बिजी थे, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ दिनों में एक ऐसी खबर सामने आने वाली है जो पूरे देश को हिला देगी। एक आदमी जिसकी ज्वेलरी हॉलीवुड स्टार्स पहनते थे, जिसके स्टोर्स दुनिया के सबसे महंगे लोकेशंस पर थे, जिसकी लाइफस्टाइल किसी बॉलीवुड मूवी से कम नहीं थी, उस पर आरोप लगने वाला था 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के स्कैम का। और सबसे शॉकिंग बात, जब देश को स्कैम का पता चला तब तक वो इंडिया छोड़कर जा चुका था। लेकिन सवाल ये है, आखिर एक डायमंड बिजनेसमैन ने भारत के बैंकिंग सिस्टम को कैसे हरा दिया और इतने सालों तक किसी को कुछ पता क्यों नहीं चला? ये कहानी है नीरव मोदी की, और यकीन मानिए ये सिर्फ एक स्कैम नहीं बल्कि पावर, ग्रीड और सिस्टम फेलियर की कहानी है। हर बड़ी कहानी की तरह ये कहानी भी एक सपने से शुरू होती है। नीरव मोदी का जन्म एक डायमंड ट्रेडिंग फैमिली में हुआ था। बचपन से ही उसने हीर और ज्वेलरी की दुनिया देखी, लेकिन उसके सपने सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं थे। वो ग्लोबल लग्जरी ब्रांड बनाना चाहता था और धीरे धीरे उसने वही किया। उसका नाम इंटरनेशनल फैशन मैगजीन्स में आने लगा। सेलिब्रिटीज उसके ज्वेलरी कलेक्शंस लॉन्च करने लगे। बिजनेस मैगजीन्स उस इंडिया का लग्जरी सक्सेस स्टोरी बताने लगी। दुनिया के लिए नीरव मोदी एक सक्सेस आइकन था, लेकिन कैमरा के पीछे एक दूसरी कहानी चल रही थी, और वही कहानी आगे चलकर भारत के इतिहास का सबसे बड़ा बैंकिंग स्कैंडल बनने वाली थी। रुकिए, अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ एक बिजनेसमैन की फ्रॉड स्टोरी है तो आप गलत हैं, क्योंकि इस कहानी में सिर्फ एक इंसान नहीं, पूरा सिस्टम शामिल था। और अब जो आप सुनने वाले हैं वो और भी शॉकिंग है। अब समझिए स्कैम का असली इंजन। बैंकिंग दुनिया में एक टर्म होती है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, यानी LOU। सिंपल लैंग्वेज में ये बैंक की गारंटी होती है। अगर किसी बिजनेसमैन को फॉरेन बैंक से लोन चाहिए तो इंडियन बैंक गारंटी देता है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन हर नॉर्मल सिस्टम में एक लूप होल होता है, और नीरव मोदी की टीम ने वही लूप होल ढूंढ लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब नेशनल बैंक की मुंबई ब्रांच के कुछ ऑफिशियल्स की मदद से ऐसे LOUs इशू किए गए जो बैंक के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में प्रॉपरली रजिस्टर ही नहीं हुए। सोचिए, लोन लिया गया, गारंटी दी गई, पैसा ट्रांसफर हुआ, लेकिन सिस्टम को पता ही नहीं चला। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे किसी घर का दरवाजा खुला हो और चोर रोज अंदर आकर सामान ले जाए, लेकिन घर वाले नोटिस ही ना करें। पहले करोड़, फिर 10 करोड़, फिर 100 करोड़ और फिर हजारों करोड़। स्कैम धीरे धीरे बड़ा होता गया। पुराने लोन्स को चुकाने के लिए नए लोन्स लिए गए, नए लोन्स के लिए नए LOUs और नए LOUs के लिए सिस्टम का वही लूप होल। बाहर से सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लग्जरी स्टोर्स, इंटरनेशनल एग्जीबिशंस, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स, मीडिया कवरेज, सक्सेस स्टोरीज। लेकिन अंदर ही अंदर एक फाइनेंशियल बॉम्ब तैयार हो रहा था, और उस बॉम्ब की काउंटडाउन शुरू हो चुकी थी। अब एक सवाल, अगर स्कैम इतना बड़ा था तो ऑडिटर्स ने नोटिस क्यों नहीं किया? रेगुलेटर्स कहां थे? बैंक मैनेजमेंट क्या कर रहा था? यह सवाल पूरे देश ने पूछा, और इसका जवाब भी उतना ही अनकंफर्टेबल था। 2018 में PNB के कुछ नए ऑफिशियल्स ने रूटीन वेरिफिकेशन शुरू की। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन फिर एक रिक्वेस्ट सामने आई। कस्टमर ने कहा, हमें LOU फैसिलिटी चाहिए। ऑफिशियल्स ने रिकॉर्ड्स चेक किए और शॉक हो गए। सिस्टम में कोई हिस्ट्री ही नहीं थी, लेकिन कस्टमर का क्लेम था कि ये फैसिलिटी पहले से मिलती आ रही है। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, फाइल्स खुली, ट्रांजैक्शंस ट्रेस हुए, और फिर एक ऐसा पैटर्न सामने आया जिसने सबको हिला दिया। करोड़ के ट्रांजैक्शंस, फिर हंड्रेड्स ऑफ करोड़, और फिर 13,000 करोड़ से ज्यादा का अलेज्ड फ्रॉड। ये सिर्फ एक अकाउंटिंग मिस्टेक नहीं थी, ये एक नेशनल लेवल फाइनेंशियल स्कैंडल था। जरा सोचिए, एक मिडिल क्लास आदमी बैंक से 5 लाख का लोन लेने जाता है, उससे सैलरी स्लिप देनी पड़ती है, बैंक स्टेटमेंट्स देने पड़ते हैं, वेरिफिकेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, लेकिन यहां हजारों करोड़ रुपए सिस्टम के लूप होल्स के थ्रू मूव हो रहे थे। इसी वजह से जब स्कैम सामने आया तो लोग सिर्फ शॉक्ड नहीं थे, वो गुस्से में थे, क्योंकि सवाल पैसों का नहीं था, सवाल भरोसे का था। लेकिन कहानी का सबसे ड्रामेटिक चैप्टर अब शुरू होता है, जब इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज एक्टिव हुई।
तब एक और शॉक मिला। नीरव मोदी इंडिया में नहीं था, वो देश छोड़ चुका था। और सिर्फ वो नहीं, उसके कुछ क्लोज एसोसिएट्स भी जा चुके थे। टीवी चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी, सोशल मीडिया पर एक ही नाम ट्रेंड कर रहा था, नीरव मोदी। पूरा देश पूछ रहा था, क्या वो वापस आएगा? लेकिन जवाब इतना आसान नहीं था और यहीं से कहानी इंडिया से बाहर निकलकर इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच जाती है, क्योंकि अब शुरू होने वाली थी ग्लोबल मैनहंट। इंडियन एजेंसीज ने इन्वेस्टिगेशन को एग्रेसिव मोड में डाल दिया। प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई की गई, एसेट सीज करने की प्रोसेस शुरू हुई। लग्जरी प्रॉपर्टीज, बैंक अकाउंट्स, बिजनेस स्ट्रक्चर्स, सब कुछ इन्वेस्टिगेट किया गया। डिफरेंट कंट्रीज की एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेशन हुआ। फाइनेंशियल ट्रेल्स को फॉलो किया गया। हर नए डॉक्यूमेंट के साथ एक नई लेयर सामने आ रही थी और हर लेयर के साथ स्कैम और कॉम्प्लिकेटेड लगने लगा। मीडिया रोज नए रिविलेशंस ला रही थी। पूरा देश इस कहानी को फॉलो कर रहा था, जैसे कोई थ्रिलर मूवी चल रही हो। बस फर्क इतना था कि ये मूवी नहीं, रियलिटी थी। आज भी एक्सपर्ट्स इस बात पर डिबेट करते हैं, क्या ये सिर्फ एक मास्टरमाइंड फ्रॉड था या फिर सिस्टम फेलियर? क्योंकि एक इंसान तभी इतना बड़ा स्कैम कर सकता है जब सिस्टम में कहीं ना कहीं वीकनेस हो, और नीरव मोदी केस ने वही वीकनेस एक्सपोज कर दी। बैंकिंग सेक्टर को अपने प्रोसेसेस दोबारा देखने पड़े, मॉनिटरिंग सिस्टम्स इंप्रूव करने पड़े, टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स लाने पड़े, इंटरनल कंट्रोल्स स्ट्रॉन्ग करने पड़े, क्योंकि सबको समझ आ गया था कि अगर एक लूप होल इग्नोर हुआ तो उसकी कीमत पूरा देश चुका सकता है। एक वक्त था जब नीरव मोदी सक्सेस का सिंबल था, लग्जरी का सिंबल था, ग्लोबल इंडियन एंटरप्रेन्योर का सिंबल था। लेकिन आज उसका नाम सुनते ही लोगों को याद आता है भारत का सबसे बड़ा बैंकिंग फ्रॉड। एक ऐसा स्कैम जिसने सिर्फ हजारों करोड़ रुपए का नुकसान नहीं किया, बल्कि बैंकिंग सिस्टम पर लोगों के ट्रस्ट को भी चैलेंज किया। और शायद इसीलिए ये कहानी सिर्फ नीरव मोदी की नहीं है, ये कहानी है ग्रीड की, पावर की और उन लूपहोल्स की जो कभी कभी पूरे सिस्टम को हिला देते हैं। लेकिन अब सवाल आपसे, आपको क्या लगता है, क्या इतना बड़ा स्कैम सिर्फ एक आदमी कर सकता है या फिर कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम फेल हुआ था? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप ऐसी ही रियल लाइफ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा शॉकिंग है।